हम मनुष्यों को ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी का अंत या मानवता का अंत तब होगा जब कोई एस्टेरॉयड आके पृथ्वी को हिट करेगा, या न्यूक्लियर लड़ाई शुरू हो जाएगी, या फिर कोई पैंडेमिक जैसा कोरोना वायरस हुआ था वैसा होगा। ये हो सकता है, लेकिन कब होगा हमें नहीं पता है। लेकिन मैं आपको आज ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारा अंत निश्चित है। जिस तरह से हम आज की जिंदगी में जी रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि केमिकल्स हमने इतना ज्यादा मिट्टी में डाल दिया है कि हमारे मानवता का अंत होना निश्चित है और वक्त है 70 से 100 साल। हम इसको कैसे हटा सकते हैं इस एपिसोड में पूरा मैं डिटेल में जाऊंगा। आइए देखते हैं पूरा एपिसोड। दोस्तों, मेरा नाम है अजीत बिसेन। आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 4 है इन द सीरीज ऑफ लीकी गट एंड माइक्रोबायोम। एपिसोड नंबर 1 में मैंने पूरा लीकी गट और माइक्रोबायोम के बारे में डिटेल में बताया था। मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको डिटेल में देखिए। एपिसोड नंबर 2 में मैंने बात की थी कि क्या मेन कॉजेज़ हैं लीकी गट होने के, और एपिसोड नंबर 3 में मैंने बात की थी बाकी के कॉजेज़ और उसका सोल्यूशन क्या है। उसका यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। ये तीनों एपिसोड आप ठीक से देखिए और उसके बाद से वापस आके ये एपिसोड नंबर 4 देखना शुरू करिए। ओके फ्रेंड्स, सो आपने फर्स्ट 3 एपिसोड्स देख लिए, आपको माइक्रोबायोम के बारे में पता लग गया, ह्यूमन माइक्रोबायोम के बारे में। अब इस एपिसोड में हम बात करेंगे सॉइल के माइक्रोबायोम में, जो कि बेसिक कंटेंट है हमारे पूरे सर्वाइवल का। हमारे शरीर में जितने माइक्रोबायोम है उससे 1000 गुना ज़्यादा इस मिट्टी में माइक्रोबायोम है। मिट्टी से ही सारा संसार बना है, मिट्टी से ही हम बने हैं और मिट्टी में ही हम मिल जाएंगे। और यही ट्रू है एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। और उस मिट्टी में इतनी ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इतने ज़्यादा माइक्रोबायोम हैं जिससे कि नई जिंदगी शुरू होती है। ये देखिए कि जंगल में अपने आप सब कुछ फलता फूलता है। हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। हम आदमी जाके वहाँ पे उसकी किसी प्लांट को पानी नहीं देते हैं या किसी को खाद नहीं देते हैं। अपने आप में कंप्लीट सिस्टम है। और वही सिस्टम पहले भी था जब हम खेती करते थे। वो एक नेचुरल साइकिल होता है फार्मिंग का। वो साइकिल सॉइल से यानी मिट्टी से शुरू होता है और मिट्टी में ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में पूरे मिट्टी के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानेंगे और कैसे बीमारियों का घर वहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। आइए इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। सो दोस्तों, इस मिट्टी के नष्ट होने की कहानी को जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अमेरिका, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है जहां से मिट्टी का नष्ट होना शुरू हुआ। 1880 के बाद अमेरिका में ट्रैक्टर का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग शुरू हुई क्रॉप्स की, और उसकी वजह से क्रॉप्स में से फाइबर चला गया, ग्लूटेन की मात्रा बढ़ गई और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ गई। और सबसे बड़ा असर हुआ कि माइक्रोबायोम नष्ट होने शुरू हो गए। और एक ऐसा दौर आया कि इस वजह से पूरे एक मिड वेस्ट बोलते हैं अमेरिका में, वहाँ पे पूरा डस्ट बाउल बन गया और लोग भूखमरी के कगार पर आ गए। उसके बाद आता है फिर 1940 का अपना वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें कि अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियों ने जो टैंक्स इस्तेमाल होने शुरू हुए, जीप ज़्यादा इस्तेमाल होने शुरू हुए, इवन एयर फाइटर स्टार्ट होने शुरू हुए, उसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत थी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया तो इन बड़ी ऑयल कंपनियों का धंधा बंद हो गया, काम ख़त्म हो गया। उसका उन्होंने उपाय निकाला कि वो सेम प्रोसेस से वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। और वो किसान जो पहले से ही भुखमरी के कगार पे था, उसको ये मार्केटिंग किया गया कि इसको इस्तेमाल करोगे तो आपके फसल की पैदावार बढ़ जाएगी। और किसान उनके झांसे में आके किसान ने ये केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल शुरू कर दिया अपने खेतों में। नाइनटीन 1970s का वियतनाम वॉर। हम सबको पता है कि वियतनामी गुरिल्लाज ने अमेरिकी फौजों को कितना ज़्यादा नाको चने चबवाए थे, और उसका मेन रीज़न था क्योंकि वो अपने जंगलों में छुप के वार करते थे। इससे बचने के लिए अमेरिकी फौजों ने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया। एक ऐसी दवाई उन्होंने इजाद की जिसके सारे जंगल के जंगल साफ कर दिए गए। उसी चीज़ को किसानों को इन कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बोला कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेस्टिसाइड को, हर्बिसाइड्स को मारने के लिए। क्योंकि किसान पहले से ही परेशान था, क्योंकि उसकी उत्पादन फिर भी नहीं बढ़ रही थी केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने के बाद भी। तो किसान को एक और झुंझुना पकड़ा दिया गया कि इसको आप यूज़ करें और आपकी ये प्रॉब्लम खत्म होगी और आपका पैदावार बढ़ेगा। सो अमेरिका में ये केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जोरों पे था। इसी चीज को उन्होंने मॉडर्न एग्रीकल्चर का नाम दिया, जिसको हमारे इंडिया में ये बताया गया कि आप लोग पुरानी पद्धति से एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हो, ये मॉडर्न एग्रीकल्चर है, इसको इस्तेमाल करो और आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। और इसी को 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम देके ये सब जोरों शोरों से केमिकल्स का इस्तेमाल शुरू हुआ इंडिया में। लेकिन आप बताइए मुझे इस बात को कि क्या वाकई में आपको लगता है कि हमारी उत्पादकता बढ़ी है? अगर उत्पादकता बढ़ी होती और किसान खुशहाल हुआ
होता तो आज की डेट में हज़ारों भारतीय किसान हर साल सुसाइड नहीं कर रहा होता। रीज़न क्या है कि हम इस केमिकल के महाजाल में ऐसे फंस गए हैं, क्योंकि जब अपने केमिकल का इस्तेमाल करना शुरू किया तो एवरी ईयर आपको ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे किसान कर्ज के जाल में फंस गया, और ना सिर्फ किसान फंसा बल्कि वो जो प्रोड्यूस वो कर रहा है उसका जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक तो न्यूट्रिशन पावर कम हो गई, 30 to 40 to 50% न्यूट्रिशन पावर कम हो गई, एंड बी जो केमिकल्स आ रहे हैं उसने हमारे बॉडी में गट लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। तो ना सिर्फ हमारी गट लाइनिंग डिस्ट्रॉय हुई बल्कि जो न्यूट्रिशन पावर थी कम होने से हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो गई। तो इससे नुकसान सबको हुआ, और फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ उन बड़ी कंपनियों को जिन्होंने धोखे से ये बताया कि हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, हमारी खुशहाली बढ़ेगी। इन केमिकल्स के हैवी इस्तेमाल का सबसे बुरा असर पड़ा है हमारी मिट्टी के ऊपर। वो मिट्टी जो पहले बहुत उपजाऊ हुआ करती थी, इन केमिकल्स के इस्तेमाल के बाद जो मिट्टी में हज़ारों तरह के माइक्रोबायम थे, केंचुए थे, उनको हमने ख़त्म कर दिया है। और उसका असर ये होता है कि जब बारिश पड़ती है तो मिट्टी वो बारिश का पानी सोख नहीं पाती है। वो बारिश का पानी जब सोखती थी पहले मिट्टी, तो वाटर टेबल जो पानी का लेवल होता था वो ऊपर आता था और किसान की ज़मीन उपजाऊ रहती थी। अब ना सिर्फ पानी नहीं टिक पाता है उसमें, बल्कि वो जब बारिश होती है तो जो टॉप सॉइल है, जो ऊपरी परत है मिट्टी की, वो भी बहा के ले जाती है, जिससे कि मिट्टी की उत्पादकता और कम होती रहती है। अब मैं आता हूं जो इस वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि क्यों मनुष्य प्रजाति अपने आप को नष्ट कर लेगी 70 से 100 साल में। 1960s में अमेरिका का टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 4% क्रोनिक डिजीज से ग्रसित था। आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 50% बच्चे वहाँ पे क्रोनिक इलनेसेस से ग्रसित हैं। एक टाइम आएगा जब वहाँ पे 70% से ज़्यादा जो 70 साल से ऊपर की वहाँ की पॉपुलेशन है कैंसर से ग्रसित होगी। आज की डेट में अमेरिका में एवरी थर्ड मेल हैज सम इनफर्टिलिटी इश्यूज एंड एवरी फोर्थ फीमेल हैज सम इनफर्टिलिटी इश्यूज। ये सब केमिकल का इस्तेमाल करने से हो रहा है। ऑटिज्म जो बच्चों में है उसका प्रेवलेंस एवरी 6 ईयर पे डबल हो रहा है, और ये होते होते 2035 में एवरी थर्ड चाइल्ड इन अमेरिका विल हैव सम काइंड ऑफ ऑटिज्म। अमेरिका में आज की डेट में जो उनका डिफेंस बजट है $700 बिलियन है, जबकि उनका क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट का जो बजट है अप्रॉक्सीमेटली 3.5 ट्रिलियन है। तो आप मुझे ये समझाइए कि किस हिसाब से जो हम खेती कर रहे हैं, किस हिसाब से हमारे टोटल इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल है। ये जब इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी और इतने सारे, क्योंकि बूढ़ों की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो ये सिस्टम अपने आप क्रम्बल हो जाएगा। सबसे मेन बात ये है कि जो इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो 40-50 साल के बाद हम ह्यूमन बींग्स बच्चे ही नहीं पैदा कर पाएंगे। और आप देखते हैं इंडिया में इस टाइम पे हर गली मोड़ पे आप इनफर्टिलिटी सेंटर्स क्यों देख रहे हैं? ये चीज़ 30-40 साल पहले क्यों नहीं थी, अब क्यों है? ये सोचने की बात है। द गुड पार्ट अबाउट अस इंडिया इज दैट वी आर स्टिल लैगिंग 40-50 ईयर्स बिहाइंड यूएस। अभी भी हम 40-50 साल यूएस से पीछे हैं, और हमारे पास ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने खेती को ठीक ढंग से करें और इस चीज़ को जो हमारे सामने सुनामी की तरह से हिट करने वाली है डिजीज़ को, इसको हम दूर कर सकते हैं। जिस हिसाब से अमेरिका में केमिकल फार्मिंग हो रही है, इट इज़ प्रोजेक्टेड कि 2035 तक अमेरिका की इकॉनमी अपने आप में ही कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि जब हर तीसरा बच्चा ऑटिस्टिक होगा तो सस्टेन नहीं कर सकती इकॉनमी। इसी को देखते हुए वहाँ पे भी, अमेरिका में भी ये मूवमेंट चला है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और वहाँ पे हज़ारों हेक्टेयर में आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, विच दे कॉल इट नो टिलिंग नो स्प्रे, मतलब कोई खेत में जुताई नहीं, कोई स्प्रे नहीं। और उससे उन्होंने प्रूव किया है कि अमेरिका में वो किसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनकी इनकम 10 गुना से लेकर 20 गुना तक बढ़ गई है। हम यहाँ पे इंडिया में बात कर रहे हैं इनकम दोगुनी करने की। मेरा पक्का विश्वास है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करेंगे तो हमारा इनकम दोगुना नहीं, 5 गुना 10 गुना भी बढ़ सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को रशिया ने समझा है, और उन्होंने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का निश्चय किया है बाय 2025। फ्रांस ने हर तरह का जीएमओ बंद कर दिया अपने कंट्री में। हमारे पास एडवांटेज है इंडिया में इस टाइम पे, क्योंकि चाइना भी केमिकल फार्मिंग में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्री डायबिटिक्स और कैंसर के पेशेंट्स हैं। वो अलग बात है कि चाइना अपने फिगर्स बाहर नहीं आने देता, इसलिए ये चाइना और अमेरिका हमारे इक्वेशन से बाहर हैं। हमारे इंडियंस को इस टाइम पे एडवांटेज बहुत ज़्यादा है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएँ और अपने देश को उस तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएँ जहाँ पर हम डिज़र्व करते थे, जहाँ पर हज़ारों सालों से हम इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करके दुनिया में सबसे आगे थे। As a consumer, we can play the most important part. कैसे?
ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ज़्यादा खरीदें। ऑर्गेनिक फार्मर्स ज़्यादा उत्साहित होगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, जिससे कि केमिकल का इस्तेमाल कम होगा, पृथ्वी की सेहत सुधरेगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सेहत सुधरेगी। उसका रीज़न क्या है कि जब आप ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके गट में जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज हैं, जो हेल्पफुल माइक्रोबायोम है, उनकी तादाद बढ़ेगी और 80 to 90% ऑफ आवर इम्यूनिटी लिव्स इन आवर गट। ऑर्गेनिक ज़्यादा खाइए, अपनी सेहत सुधारिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार।